हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड चल रहा था, यूनिट सेकंड, जिसकी 9 लेक्चर क्लासेस हो चुकी थी, 9 क्लासेस हो गई हैं। आज हमारी 10th क्लास शुरू होगी। क्लास 10 स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 तक हमने फ्यूरेन की केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट कर ली थी। फ्यूरेन की, इसका मतलब है फ्यूरेन की सिंथेसिस मेथड, फॉर्मेशन मेथड और केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें फ्यूरेन की एरोमेटिसिटी पे बात करनी है, फिर उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो फ्यूरेन की एरोमेटिसिटी की बात करते समय हमने एरोमेटिसिटी की बात करें तो पहले की क्लासेस में ये देखा था कि फ्यूरेन कुछ कम इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता दर्शाता है, लेकिन अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा दिया जाए तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता दर्शाने लग जाता है। ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो अब हमें फ्यूरेन की एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो जब हम उसकी एरोमेटिकता की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे किसी भी गुण की बात नहीं करेंगे, ऐसे किसी भी गुण की बात नहीं करेंगे जो उसकी एरोमेटिसिटी को नहीं बताए। हमें केवल यही बताना है कैसे कैसे ये एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसकी एरोमेटिसिटी प्रदर्शित होती है। एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरेन। एरोमेटिसिटी के बारे में बात करें तो जो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स में गुण होते हैं वो सभी इसमें होंगे, तभी इसमें कुछ ना कुछ एरोमेटिसिटी होती है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के गुण कौन कौन से होते हैं, जो हमने पायरोल में पढ़ाए थे। पायरोल में भी, पायरोल की तरह फ्यूरेन में भी क्या देखेंगे, वलय होती है। वलय कैसी होती है, समतल चक्रीय, समतल चक्रीय वलय के रूप में होती है। इसके अलावा तथा संयुग्मित द्विबंधों का एक बंध निकाय होता है। संयुग्मित द्विबंधों का एक बंध निकाय होता है, ठीक है। इसके बाद एरोमेटिसिटी, अगर कोई यौगिक एरोमेटिक है तो उसमें कौन सी अभिक्रियाएं प्रदर्शित होंगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शंस देने में सक्षम होगा। अब हमें ये कंडीशन नहीं देखनी है कि कौन सी कंडीशन में इसने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दी थी, हमने पढ़ी तो है ना इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शंस देता है, इसीलिए इसमें एरोमेटिसिटी है। इसके अलावा अगर इसकी अनुनादी ऊर्जा की बात करें तो इसमें अनुनादी ऊर्जा की भी कुछ वैल्यू होती है, और अनुनादी ऊर्जा का मान लगभग 71.1 से लेकर 96.2 किलो जूल पर मोल के बीच में होता है। या फिर हमने बात करें तो मैंने कुछ एग्जैक्ट वैल्यू लिखाई थी जो मैंने स्टार्टिंग में, एक मिनट, मैंने जो फ्यूरिन, पिरोल और थायोपीन है, मैं तीनों के लिए ही उनकी अनुनादी ऊर्जाओं के एग्जैक्ट मान लिखा चुकी हूँ। लेकिन अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट फ्यूरिन की जो अनुनादी ऊर्जा है वो इसके मध्य में भी होती है, ठीक है। इसके बाद है कि अगर ये इसमें अनुनादी ऊर्जा है तो इसमें अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, अनुनादी संरचनाएं, ये 5 अनुनादी अनुनादी संरचनाओं का 5 अनुनादी संरचनाओं का क्या होती है, अनुनादी संकर होती है, हाइब्रिड होती है, ठीक है। मतलब कम से कम इसके द्वारा 5 अनुनादी संरचनाएं दी जाती हैं। इसका मतलब ये एरोमेटिक है तभी ये अनुनादी संरचनाएं बना रहा है। इसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम अब तक पढ़ते आए, हकल्स रूल। तो ये हकल नियम के
4n+2 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो करती है, रूल को फॉलो करती हैं, जिसके अगर हम देखें तो इसमें भी वैसे स्ट्रक्चर में देखें तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, लेकिन इसमें भी जो इसका लोन पेयर होता है, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन षटक बनाने में यूज होता है और यहाँ से स्थानीकृत होता रहता है। ये इसके पास ऑक्सीजन के पास नहीं रहता, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ओके, ये होगी एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरेन। इसके बाद नेक्स्ट एरोमेटिसिटी के बाद हम फ्यूरेन की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन, फ्यूरेन की स्ट्रक्चर पढ़नी है। जैसे हमने पायरोल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, पायरोल में हमने क्या देखा था, सबसे पहले मैं फ्यूरेन को बना देती हूँ। देखो ये फ्यूरेन है, फ्यूरेन में ये इसके पास 2 लोन पेयर हैं, ये फ्यूरेन की स्ट्रक्चर। अगर मैं पायरोल के साथ इसकी थोड़ी सिमिलरिटी देखूं तो पायरोल की जब हमने स्ट्रक्चर बनाई थी तो पहले इसकी सिग्मा बंदी संरचना बनाई थी, फिर उसके बाद पाई, क्योंकि पाई बंद होते हैं वो तल के लंबवत ऊपर और तल के लंबवत नीचे होते हैं, लेकिन सिग्मा बंद कौन सा, सिग्मा बंद होते हैं वो अक्षीय अतिव्यापन करते हैं और प्लेनर अतिव्यापन होता है। लेकिन पाई बंदों का अतिव्यापन कैसा होता है, प्लेनर नहीं होता, पार्श्व होता है, पार्श्व अतिव्यापन होता है। इसीलिए हम दोनों स्ट्रक्चर्स को अलग अलग बनाएंगे, किसकी तरह, पायरोल की तरह। ओके, अब देखो अगर मैं फ्यूरेन की बात करूं तो फ्यूरेन, अब मैं कार्बन के साथ फ्यूरेन की स्ट्रक्चर को बनाऊंगी। फ्यूरेन की स्ट्रक्चर को कार्बन कार्बन के साथ बनाऊंगी तो क्या आएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और यहाँ ऑक्सीजन, ये है फ्यूरेन की स्ट्रक्चर। फ्यूरेन की स्ट्रक्चर में अगर मैं कार्बन का संकरण देखने की कोशिश करूं तो कार्बन का संकरण क्या होगा, इस कार्बन का संकरण देखते हैं, इसके पास 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं, तो 4 बॉन्ड्स में मैं आपकी क्लास को भी कुछ कार्बन के बारे में ये बोल देती हूँ कि कहीं पर भी अगर कार्बन का CH की जगह मैं कहीं CH2 लिख देती हूँ, कहीं CH2 की जगह कहीं मैंने CH लिख दिया है, तो वो छोटी बहुत माइनर मिस्टेक होती है। आप सभी जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो आपको अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, कहीं CH2 है तो वह CH करना है। वैसे तो मैं जनरली ये कोशिश करती हूँ कि CH का CH2 नहीं लिखा जाए, लेकिन ऐसा मैक्सिमम तब हो जाता है जब हम सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, उसमें काफी सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो ऐसा मोस्टली हो जाता है। तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स बार बार बैंड CH आएगा, CH2 आएगा, तो उसमें बार बार इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो आप समझें कि आपको भी मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर कहीं CH का CH2 और CH2 का CH लिख जाता है तो वो आप माइनर मिस्टेक है, उसे अपने आप रिजॉल्व कर लें। ओके, अब देखो अगर इस कार्बन की मैं कार्बन का संकरण देखूं तो देखो इस कार्बन में एक पाई, एक सिग्मा, ये सिग्मा, 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा का मतलब होता है कौन सा संक्रमण संकरण, sp2। 3 कार्बन का मतलब है कौन सा संकरण है, sp2। इसका मतलब इस कार्बन का संकरण भी क्या होगा, sp2, इस कार्बन का भी संकरण क्या होगा, sp2, इस कार्बन का संकरण भी क्या होगा, sp2। और अब हम इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन ने 2 बंध बनाए हुए हैं, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। इट मीन्स इसका संकरण sp3 होना चाहिए, 4 के लिए sp3 होता है, लेकिन इसका संकरण भी sp2 ही होगा। रीजन ये है, जैसे हमने पायरोल की स्ट्रक्चर देखी थी, पायरोल की स्ट्रक्चर में क्या देखा था हमने, जो पायरोल का नाइट्रोजन परमाणु के बारे में बात की थी, तो पायरोल का नाइट्रोजन परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन षटक बनाने में बिजी रहता है और उसकी उपस्थिति
संकरित कक्षकों में नहीं होती। कौन से कक्षकों में होता है ये लोन पेयर? पीजेड कक्षकों में उपस्थित होता है ये लोन पेयर। इसी तरह से फ्यूरेन में भी जो इसका एक लोन पेयर है वो उसके असंकरित पीजेड कक्षकों में रहता है। कैसे कक्षकों में? असंकरित पीजेड कक्षकों में रहता है। इसीलिए इसके एक लोन पेयर को लेके वन लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड इक्वल्स टू 3 और 3 का मतलब क्या होता है? sp2। इसका मतलब है कि sp2 इसका मतलब है इस ऑक्सीजन का भी संकरण क्या होगा? sp2। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एक लोन पेयर तो सिग्मा बंधी संरचना में भाग लेगा, लेकिन जो दूसरा लोन पेयर है उसकी असंकरित पीजेड, जब संकरण वाले कक्षकों में ही नहीं है तो उसे संकरण में कंसीडर नहीं करेंगे, और जब वो संकरण में नहीं है तो तो उसको sp2 संकरण, मतलब sp3 का हम संकरण क्या समझेंगे? इसको sp2। ओके, अब हम पहले sp2, पहले असंकृत पीजेड कक्षकों की बात ही नहीं कर रहे, पहले हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर में। सबसे पहले मैं बनाती हूँ कार्बन, बना लेती हूँ। ये कार्बन, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। ठीक है, प्रत्येक कार्बन के पास 3-3 sp2 संकरित कक्षक होते हैं। तो मैं प्रत्येक कार्बन के पास 3-3 sp2 संकरित कक्षक बना रही हूँ। देखो, इसके एक कक्षक ये देखो, इन दोनों के एक एक sp2 संकरित कक्षक, इस कार्बन का दूसरा sp2 संकरित कक्षक, इस कार्बन का, मैं पहले कंप्लीट बना देती हूँ, है ना। ये देखो, देखो इन कार्बन के प्रत्येक के पास 3-3 sp2 संकरित कक्षक बन चुके हैं। देखो, इस कार्बन के पास 1 2 3, मैं इनको हटा रही हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, लगा देती हूँ 1 2 3। ओके, स्काई ब्लू से इसके पास 1 2 3। इसकी बात करें, इसके पास 1 2, अभी इसका ये वाला 3 वाला यहाँ बनेगा, 3 को भी मैं बनाती हूँ। पहले मैं ऑक्सीजन ले लेती हूँ, यहाँ लिया मैंने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास संकरण भी sp2 1 2, इसका भी sp2 और इसका भी sp2। ठीक है, अब मैं बताती हूँ, इस कार्बन के पास भी ये 3, और इस ऑक्सीजन के पास, इस कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3, तो सबके पास 3-3 sp2 संकरित कक्षक हो गए। प्रत्येक कार्बन के पास 3-3, आपको हर कार्बन के लिए अलग कलर यूज किया है, और जो मार्क राइट का मार्क लगाया है वो 3-3 है प्रत्येक कार्बन के लिए, तो 3-3 sp2 संकरित कक्षक हो गए। अब मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ। देखो, अब ऑक्सीजन के पास, इसके पास भी कौन सा संकरण है? sp2। तो इसका एक असंकृत, सॉरी संकरित sp2 कक्षक यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखो, प्रत्येक परमाणु के पास sp2 संकरित कक्षक है। इस पे 1 2 और 3, ऑक्सीजन के पास भी sp2 संकरित कक्षक हैं, और सभी कार्बन के sp2 संकरित कक्षकों के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ओके, अब देखो, तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक कार्बन के 2-2 sp2 संकरित कक्षक अपने निकटवर्ती कार्बन के sp2 संकरित कक्षकों के साथ अक्षीय व्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये अपने निकटवर्ती का सिग्मा बंध, ये अपने निकटवर्ती, ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध, तो कौन से बंध का निर्माण कर लिया यहाँ पे? ये सिग्मा बंध निर्माण हो चुका है। तो यहाँ पे सभी जो भी ये मैंने येलो पेन से बनाए हैं उन सभी जगह क्या बन गया है? सिग्मा बंध बन गया है। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बन गया, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी सिग्मा बंध बन गया, क्योंकि यहाँ बंध था ना, तो हमने बना दिया। अब क्या हाइड्रोजन बचे, और प्रत्येक कार्बन का एक एक sp2 संकरित कक्षक, इसका ये वाला sp2, इसका ये वाला sp2, इसका बचा हुआ ये sp2, इसका बचा हुआ ये sp2 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के वनस कक्षक के साथ है। वनस कक्षक कैसा होता है? राउंड शेप में।
हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अक्षीय व्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अक्षीय व्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अक्षीय व्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन के 1s, और इसी तरह यहाँ भी हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अक्षीय व्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। किसके बारे में बात की है? बचे हुए कार्बन के एक एक sp2 संकरित कक्षक। अब इसको मैं लिखे रहने देता हूं, ठीक है। अब देखो, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के तीसरे sp2 संकरित कक्षक में, ये sp2 संकरित कक्षक ही बनाया था मैंने, ये sp2 संकरित कक्षक में क्या बचा हुआ है? देखो, इसका एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर तो pz कक्षकों में होता है, तो वो तो संकरण में भाग नहीं लेता। एक लोन पेयर होता है, वो संकरण में भाग लेता है, तो संकरित कक्षकों में होगा। संकरण में संकरित कक्षक कौन से? sp2। इसीलिए अब मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से 2 लोन पेयर बना रही हूँ, जो कि कैसे कक्षकों में है? sp2 कक्षकों में। sp2 कक्षकों में ऑक्सीजन का एक लोन पेयर उपस्थित है, दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन षटक बनाने में यूज हो रहा है, ठीक है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को पहले बना देती हूँ दोबारा से कहने का मतलब ये है कि अब जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी उसमें सभी सिग्मा बॉन्ड्स को मैं बना दूंगी। पहले ही सिग्मा बॉन्ड्स, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा, ये ऑक्सीजन, इससे हाइड्रोजन, इससे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ओके, ये मैंने स्ट्रक्चर को बना दिया, और इस पे एक लोन पेयर है, उसको बॉन्ड के रूप में दिखाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी कह सकते हैं उस पे एक लोन पेयर है, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड्स बन चुके हैं, हमने सिग्मा बन गया। कक्षीय संरचना तो यहाँ समझ ली, इसके बाद ये जो संरचना समझी है उसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब मुझे असंकृत पीजेड कक्षक बनाने हैं जो तल के लंबवत ऊपर व नीचे की ओर होते हैं। तो अगर मैं असंकृत पीजेड कक्षक बनाऊं तो देखो, ये असंकृत पीजेड कक्षक है, तल के लंबवत ऊपर डमलाकार। ऑक्सीजन पे भी होंगे असंकृत पीजेड कक्षक, और इस कार्बन पे भी असंकृत पीजेड कक्षक हो गए। अब ये सभी कौन सा अतिव्यापन करेंगे? अब एक मिनट, जो प्रत्येक कार्बन के sp2 वो असंकृत पीजेड कक्षक है, उसमें क्या उपस्थित होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। लेकिन ऑक्सीजन के में कितने उपस्थित होते हैं? एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और ये सभी पार्श्व अतिव्यापन करके, ये सभी पार्श्व अतिव्यापन करके ये इससे ऊपर वाली लोब्स के साथ ही क्रिया करेंगे। और ये इसके साथ, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले कक्षकों को मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये है एक ही कक्षक, डमलाकार ऊपर व नीचे वाला भाग थोड़ा अलग है, तो जैसे हैं वैसे ही तो व्यापित होंगे, हमें वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो जो येलो कलर से और ब्लू कलर से दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन षटक बोलेंगे, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं? प्रत्येक कार्बन के पास 1 2 3 4 और ऑक्सीजन के 2, टोटल कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स भाग ले रहे हैं, इसीलिए बोलेंगे इसको इलेक्ट्रॉनिक षटक, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पाई बंधीय संरचना। अगर इसमें कार्बन, जैसे पेरोल की बात की थी, अगर इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता की बात करें तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इसलिए वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचे हुए रखता है, और इसीलिए इस पूरी स्ट्रक्चर का झुकाव किसकी तरफ होता है? ऑक्सीजन की तरफ होता है, और थोड़ा नीचे की तरफ झुकी हुई ये स्ट्रक्चर होती है। बस आपको इतना याद रखना है।
तो ये हो गई स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। यहाँ फ्यूरेन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे मैंने स्ट्रक्चर को फॉर्म किया है इसी तरह से हमें इसकी थ्योरी लिखनी है। जो स्ट्रक्चर में बनाया है वही थ्योरी के रूप में लिखना है, जिससे आपका 1.5 पेज तो भर ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थायोपीन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थायोपीन तो अब स्टार्ट करते हैं हम थायोपीन। थायोपीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो थायोपीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? 5 सदस्य वाली होती है। 5 सदस्य वाले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का ये तीसरा कंपाउंड है। ये है स्ट्रक्चर थायोपीन की। तो ये होगी थायोपीन की स्ट्रक्चर। थायोपीन की सबसे पहले हम थायोपीन के फॉर्मेशन मेथड्स के बारे में देखेंगे। बनाने की विधियां, फॉर्मेशन मेथड ऑफ थायोपीन। थायोपीन की बनाने की विधि में सबसे पहली विधि है एसिटिलीन से, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं फ्यूरेन में। एसिटिलीन से बाय एसिटिलीन, फ्रॉम एसिटिलीन। ओके, अब एसिटिलीन से रिएक्शन देखनी है तो सबसे पहले हम बनाते हैं, पहले हमने एथिलीन से देखी थी, अब ये एसिटिलीन से। देखो सी, नहीं पहले भी एसिटिलीन से थी। देखो सी एच, इस पे फोकस करते हैं। सी एच और ये हमने ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ लिया ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया? एसिटिलीन। इसके साथ हमें लेना है H2S। जब एसिटिलीन को और H2S के मिश्रण को 400 डिग्री सेल्सियस पर, कितने टेम्परेचर पर? 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो थायोपीन बनेगा। कैसे? ये देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इस सल्फर से बॉन्ड बनाएगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएगा। अब क्या हुआ? अब ये बॉन्ड बचा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ चले जाएंगे। जब ये बॉन्ड यहाँ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पद बनाने में बिजी हुए हैं तो ये किस रूप में निकल जाएगा? H प्लस के रूप में, ये H माइनस के रूप में। तो क्या निकल जाएगा? -H2। तो H2 निकालना है। अब क्या बचा? CH, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और यहाँ SS, इसकी वजह भी दो। तो क्या बन गया? थायोपीन की स्ट्रक्चर बन गई। तो बाय फ्रॉम एसिटिलीन हमने थायोपीन बना लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट फॉर्मेशन मेथड दूसरा है नॉर्मल ब्यूटेन से। नॉर्मल ब्यूटेन से, नॉर्मल ब्यूटेन से सबसे पहले मैं ब्यूटेन बना लेती हूँ। तो ब्यूटेन कितने कार्बन की श्रृंखला होगी? 4 कार्बन, जिसमें एक सीधी श्रृंखला होगी। तो ये सीधी श्रृंखला है, ये मैंने थोड़ी इस तरह से अरेंज की है, लेकिन ये कैसी श्रृंखला? एन ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है। जब हम इसको 4 सल्फर के साथ अभिक्रिया, 4 ली है सल्फर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। टेम्परेचर क्या रखते हैं उसका? अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। तो क्या होता है? थायोपीन बनता है। CH डबल बॉन्ड CH यहाँ SS, थायोपीन बन गया।
अब थायोफीन में और साथ में निकलता है 3H2S। अब देखो 4 S यूज किए थे सल्फर के, जिसमें से 3 S तो यहाँ निकल गए हैं। 4 S यूज किए थे जिसमें से 3 सल्फर तो यहाँ निकल गए, बचा एक सल्फर यहाँ अटैच हो गया है। तो कैसे किया है, सबसे पहले हमने क्या किया होगा, हम याद करने के लिए स्ट्रक्चर को देखो कैसे। CH, मैं भी H लिख देती हूँ यहाँ पे, यहाँ H लिख दी, CH2 हो गया, यहाँ ये CH मैंने इस तरह से नॉर्मल ब्यूटेन को लिख दिया। जब मैंने 4S से रिएक्शन करवाई तो देखो क्या किया, एक सल्फर आएगा, एक सल्फर आया, यहां से 2H लिए और क्या निकल गया, एक H2S। H2S एक निकल गया, दूसरा सल्फर आया, 2H, यहाँ से 2, दूसरा H2S, फिर दूसरा H2S निकाल दिया। अब क्या होगा, 2H2S तो यूज हो गए, जैसे ये यूज हुए यहाँ से ये बॉन्ड हट जाएंगे सारे, ये दोनों हट गए, यहाँ से ये हट गए, तो यहाँ मैं क्या लगा दूं, डबल बॉन्ड, मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। अब मैं इस CH को यहाँ अरेंज कर सकती हूँ, यहाँ CH लिख सकती हूँ, मैंने CH लिख दिया। अब यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर अभी वैसी नहीं बनी जैसे हम चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अभी मैं 2 हाइड्रोजन को लिख के ही रखूंगी, HH, इसी तरह HH लिख के ही रखेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन कार्बन के बीच में S जोड़ना है, और एक तीसरा H2S भी निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये बॉन्ड्स तोड़े, एक सल्फर आएगा, एक S आएगा, और क्या लेके चला गया यहां से, H2S, तीसरा H2S। तो मैं इन बॉन्ड्स को डाल देती हूँ, H2S ये चला गया, ठीक है। अब बचा क्या है, एक S, 3S यूज हो गए, एक S बचा हुआ है, एक S जाके इनके जो बॉन्ड्स टूटे हैं उनके साथ अटैच हो जाएगा, और क्या बन गई ये स्ट्रक्चर, हाइफीन की स्ट्रक्चर बन चुकी है। देखो इस तरह से हम ये नॉर्मल ब्यूटेन से इस रिएक्शन को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये तरीका हो गया कैसे H2S के 3 अणु निकले हैं, ठीक है, और एक सल्फर का अणु हाइफीन बनाने में अटैच हुआ है, ये भी नॉर्मल ब्यूटेन से। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, सोडियम सक्सीनेट से, सक्सीनेट से सोडियम सक्सीनेट की अभिक्रिया जब हम P2S3 फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड से करवाते हैं तो थायोफीन का औद्योगिक उत्पादन होता है। तो ये थायोफीन के औद्योगिक उत्पादन की विधि है जिसमें हमें सोडियम सक्सीनेट बनाना है। तो सोडियम सक्सीनेट की स्ट्रक्चर को बनाना आपको आना चाहिए, ये है Na+, इसी तरह सेम यहाँ पे रिपीट कर देंगे, और O-Na+, ये है सोडियम सक्सीनेट। जैसे ही इसकी अभिक्रिया P2S3 से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CHS डबल बॉन्ड C, ये बन गया थायोफीन, ठीक है। तो ये जो सोडियम सक्सीनेट वाली रिएक्शन थी ये औद्योगिक उत्पादन की है, इससे हम डायरेक्ट P2S3 फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड से रिएक्शन करवा के डायरेक्ट हम थायोफीन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है थायोफीन के रासायनिक गुण, केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोफीन। यहाँ उसकी सिंथेसिस फॉर्मेशन मेथड कंप्लीट होते हैं। अब है केमिकल रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज
ऑफ थायोफेन। ओके, अगर थायोफेन की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो थायोफीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी बेंजीन से ज्यादा मिलती है, क्योंकि जब हमने क्रियाशीलता देखी थी तो थायोफीन की क्रियाशीलता पेरोल फ्यूरेन से पेरोल से कम थी, फ्यूरेन से कम थी पेरोल थायोफीन की, और थायोफीन की कम होते हुए भी बेंजीन से ज्यादा थी, और बेंजीन के साथ ही थोड़ा लय कर रहा था वो। तो जो थायोफीन है थोड़ी बेंजीन के साथ समानता दर्शाता है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।